हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के फिजिक्स का पहला चैप्टर जो प्रकाश का परावर्तन है उसका जो है हम लोग सुबह में जो है इसका 10 नंबर तक सवाल को देख लिए थे। वह सवाल है जो न किसी वर्ष पूछे गए हैं और पूछे भी जाते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। हम इस चैनल के माध्यम से क्लास 10 के सभी विषयों का जो है चैप्टर वाइज अध्ययन तैयारी करने वाले हैं। यानी जो कंटेंट हम अपने कोचिंग में चलाते हैं वही कंटेंट का यूज जो हम अपने इस चैनल के माध्यम से जो है और सबके तक जो पहुंचाना चाहते हैं। तो इसलिए चैनल से जुड़े और अपने दोस्तों को भी जुड़ने के लिए कहें, और यदि सेशन अच्छा लगे तो कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हम लोग 10 नंबर तक सुबह में देख लिए थे। अब आगे है 11 नंबर से। 11 नंबर का पहला सवाल 11 नंबर का सवाल है, प्रकृति के आधार पर परावर्तक सतह कितने प्रकार के होते हैं। प्रकृति यानी नेचर के आधार पर जो है परावर्तक सतह कितने प्रकार के होते हैं। उत्तर है, प्रकृति के आधार पर परावर्तक सतह 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला नियमित परावर्तन होता है, दूसरा अनियमित परावर्तन होता है। ठीक है, अब हम लोग जान लेते हैं नियमित परावर्तन क्या होता है और अनियमित परावर्तन क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं नियमित परावर्तन क्या होता है। वैसा परावर्तन जो चिकनी और चमकीली सतह से नियमित रूप से होता रहता है। ठीक है, नियमित परावर्तन कहलाता है। यानी वैसा परावर्तन जो किसी चिकनी और चमकीली सतह से नियमित रूप से होता रहता है, वैसे परावर्तन को हम लोग क्या बोलते हैं? नियमित परावर्तन। ठीक, अगला है अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन किसे कहते हैं? तो वैसा परावर्तन जो रुखरी यानी रुखरी और चमकीली सतह से अनियमित, यहाँ पे मिस्टेक है थोड़ा सा, यहाँ पे जो है अनियमित रूप से होता रहता है, उसे अनियमित परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यदि इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल हर्ष राज एजुकेशन पॉइंट को ज्वाइन करके जो है इसका PDF जो है मुफ्त में प्राप्त कर सकते हैं और अपना जो है नोट्स अच्छी तरह से बना सकते हैं। अगला सवाल है, अवतल दर्पण के उपयोग लिखिए। अवतल दर्पण के क्या क्या उपयोग होते हैं? ठीक है, अवतल दर्पण के निम्नलिखित उपयोग हैं। अवतल दर्पण के निम्नलिखित उपयोग हैं। पहला है, अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है। रोगियों के नाक, कान, दांत को देखने में डॉक्टर अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है, और उसके सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सर्च लाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। टॉर्च में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है और टेबल लैंप में भी जो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उसके गाड़ियों का हेडलाइट, गाड़ी का जो आगे वाला हेडलाइट होता है उसमें जो है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो समझ गए होंगे कि अवतल दर्पण का उपयोग जो है कहाँ कहाँ किया जाता है। ठीक है, देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, उत्तल दर्पण के उपयोग को लिखिए। यानी उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है। ठीक है, तो उत्तर है, उत्तल दर्पण के उपयोग, उत्तल दर्पण के निम्नलिखित उपयोग है। ठीक है, पहला है वाहन के साइड मिरर के रूप में। यानी साइड वाला जो आईना होता है वो क्या है? मेरा उत्तल दर्पण है। यानी पीछे देखने के लिए जो हम लोग क्या साइड मिरर का उपयोग करते हैं, तो वो साइड मिरर क्या है? कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। उसके बाद दूरबीन में जो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनाने में जो है उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, और आवर्धक कांच बनाने में भी जो है उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ गए होंगे ये भी उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है। देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषताएं लिखिए। यानी समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब की क्या विशेषता होता है। ठीक है, तो उत्तर है, समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। ठीक है, पहला है, समतल दर्पण में हमेशा आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। यानी समतल दर्पण में जो है वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता। क्या बनता है? आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब मतलब क्या आता है? फोटो, यानी जिसको बोलते छाया, चित्र। ठीक है, उसके बाद दूसरा है, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। समतल दर्पण में जो बना हुआ प्रतिबिंब होता है हमेशा क्या होता है? वो सीधा होता है। उसके बाद तीसरा नंबर है, समतल दर्पण में हमेशा वस्तु के बराबर प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण में जो है जितने आकार का जो है वस्तु होता है उतने आकार का जो उसका प्रतिबिंब भी होता है। तो समतल दर्पण में हमेशा वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। ठीक, उसके बाद
समतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, यानी समतल दर्पण में जो है प्रतिबिंब हमेशा कहाँ पे बनता है, दर्पण के पीछे में बनता है। उसके बाद 5वां है, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है, यानी समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से क्या होता है, उल्टा होता है, यानी पार्श्विक रूप से क्या होता है, उल्टा होता है। ठीक, लेकिन समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा होता है, लेकिन पार्श्विक रूप से क्या होता है, उल्टा होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं? अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं? तो उत्तर हो जाएगा इसका, अवतल दर्पण में प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद एक बिंदु पर अभिसरित अर्थात एक बिंदु पर मिलती है, इसलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। जैसे मान लीजिए ये है अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण हो गया, ठीक है। ये जो प्रकाश की किरणें हैं यानी परावर्तन के बाद जो किसी एक बिंदु पे आके जो क्या होता है, सही दर्पण परावर्तन के बाद जो है एक बिंदु पे आके क्या होता है, मिल जाता है। इसीलिए अब यानी मिलने को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अभिसरित होना बोलते हैं। तो अभिसरित होती है, इसलिए अवतल दर्पण को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगला सवाल है, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं? उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं? उत्तर है, उत्तल दर्पण में प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद एक बिंदु से चारों तरफ फैलती हुई प्रतीत होती है, अर्थात अपसरित होती है, इसलिए उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। जैसे ये मिला है, ये है क्या है, उत्तल दर्पण है, ये क्या है, ये उत्तल दर्पण में जो ई वाला भाग जो क्या होता है, यानी रंगा हुआ होता है। तो प्रधान अक्ष के समांतर जब प्रकाश की किरणें आती है, ठीक है, आती है, तो उसके बाद क्या होता है, यहाँ से जो है प्रकाश की किरणें क्या होता है, फैलना शुरू हो जाता है, फैल जाती है, यानी फैलने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं, अभिसरित होना बोलते हैं। इसीलिए अब तो उत्तल दर्पण को क्या बोलते हैं, अपसारी दर्पण कहते हैं। तो दोस्तों आज अभी इतना ही सवाल। यदि अच्छा लगे तो सेशन को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यदि इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम में ज्वाइन करके ले सकते हैं, या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है अबाउट सेक्शन में जाके जो है डायरेक्ट हम लोग मेरा टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और PDF फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।